नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर जयनारायण व्यास आपका दोस्त और आप देख रहे हैं खबरदार। दोस्तों, लंबे समय के एक अवधि के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स या पैसा सुरक्षित रखें या संपत्ति बढ़ाएं, ये सब कोई की एक मंशा होती है। मगर इसके लिए हर एक के लिए हर एक निवेश सही नहीं होता। आप कहीं भी निवेश करें, उस निवेश की खूबियां और खामियां बखूबी आपको समझना चाहिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर निवेशक के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। क्या है इसमें? उसने इस शेयर ले लिया, मैंने भी ले लिया। उसने बोला अच्छा मिलेगा, मुझे लगता है अच्छा मिलेगा, तो ऐसे कहते हैं। अच्छा, कोई बोलता है कि नहीं, ये फ्री एफडी कर दिया, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है, पैसे बैंक में सुरक्षित है और अपने निवेश पे जो भी 7% सूद मिलता है। ठीक है, आप जैसा समझे। मगर आज हम निवेश के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। एक निर्धारित आय मात्रा में और निर्धारित आय आपको कैसे प्राप्त होती है। मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए है। एक तरफ शेयर बाजार है जहां कमाई की संभावना बड़ी है। आपके दोस्त ने गत महीने कुछ शेयर लिए थे जो आज दुगुने हो गए, तो मन लुभावन शायद अवसर आपके लिए भी ये हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी जोखिम भी है। वो दुगुने हुए वो आप जानते हैं, कई लोगों के आधे हो गए ये नहीं जानते आप। एक बात आप समझ के चलिए कि शेयर बाजार खुद अपने आप में कोई नोट छापने का कारखाना नहीं है। शेयर बाजार माध्यम है। यहाँ कोई कमाता है तो कोई गंवाता है। अब आपको ये तय करना है कि आप कमाने वालों में से हो या गंवाने वालों में से। दूसरी तरफ फिक्स्ड इनकम है, जहां सामान्यतः रिटर्न अधिक स्थिर होता है और नियमित आय प्राप्त करने के अवसर आपको उपलब्ध होते हैं। लेकिन सवाल है, क्या फिक्स्ड इनकम का मतलब केवल बैंक या एफडी है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट की जो बात हमने की, फिक्स्ड डिपॉजिट रखे जाते हैं, या कोऑपरेटिव बैंक में रखो या बैंक में रखो। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी आप निवेश कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एनसीडब्ल्यूएस, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कई कंपनियां बॉन्ड्स निकालती है अपना, अक्सर वो थोड़ा उनका रिटर्न भी ज्यादा होता है, ऑफर भी लुभावनी होती है। और डेट म्यूचुअल फंड्स, जो एक म्यूचुअल फंड होता है, अलग अलग डेट में निवेश करता है और सबको कुल मिला के उसकी जो आय होती है या कीमत होती है उसको एनएवी, नेट असेट वैल्यू बोलते हैं। तो एनएवी के मुताबिक वो म्यूचुअल फंड में आपका निवेश बढ़ता है या घटता है। हर विकल्प की अपनी एक खासियत है, जैसे मैंने आगे बताया था। कहाँ सुरक्षा ज्यादा है तो कहीं लिक्विडिटी, कहीं टैक्स बेनिफिट और रिटर्न ज्यादा है, लेकिन जोखिम भी ज्यादा है। इसलिए आज हम विकल्पों का
एक जायजा लेंगे, उन्हें समझेंगे और अंत में यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि लंबी अवधि के लिए फिक्स्ड इनकम में निवेश कैसे किया जाए। तो हम समझ लें पहले कि फिर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है क्या। सरल भाषा में आप अपना पैसा किसी बैंक, कंपनी या सरकार को देते हैं और बदले में आपको निश्चित या पूर्व निर्धारित दर पर ब्याज मिलता है। ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है। उदाहरण के लिए आपने 10 लाख की बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट रखी, उसमें आपको 7% इंटरेस्ट यानी कि सूद मिलेगा सालाना। वो हर साल मिल जाएगा आपको, आप उसे अपनी आय गिन सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा गिन सकते हैं क्योंकि फिक्स इन्वेस्टमेंट आपने किया 10 लाख, वो भी न फिक्स रहता है, न तो आपका जो रिटर्न है वो आप जैसे समझते हैं कि फिक्स रिटर्न है, उस मायने में फिक्स रहता है। एफडी में ब्याज दर निर्धारित हो सकती है, लेकिन यदि आप किसी बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले बाजार में बेचते हैं तो उसकी मार्केट प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, मुनाफा हो सकता है, घाटा भी हो सकता है। और फिक्स्ड इनकम का सबसे बड़ा अगर जोखिम है, जो शायद आप आज तक अपने दिमाग में नहीं लाते हैं, वो जोखिम है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन आपके पैसों को खाता है, चुपचाप खाता है, रात दिन खाता है। अगर आपको 7% सूद मिलता है और महंगाई का दर 6% है, तो वास्तविक रिटर्न बहुत कम रह जाता है, शायद 1%। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? ब्याज कितना मिलेगा पूछिए, टैक्स के बाद कितना। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में हैं, आप 7% आपको सूद मिलता है, उसमें से महंगाई के लिए 4% निकाल दीजिए, मानो कि 4% है महंगाई का दर, आप नसीबदार है। बाकी के जो 3% बचते हैं वो पैसे आपके आय में जुड़ते हैं। अगर आप मान लो कि 30% इनकम ब्रैकेट में है, तो 3% में से 30% यानी 1% वो इनकम टैक्स में चला जाएगा। तो आपके हाथ में नकद मूल्य 2 रुपया आया, जो आप 7 रुपया समझते थे। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। दोस्तों, 1961 में जो 100 रुपये थे, और ये बात मैं भारत सरकार के जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल है, ये एक बेस को लेकर इंट्रिंसिक वैल्यू रुपए की खरीद शक्ति क्या है उसके मुताबिक निकाले जाते हैं। तो उन 1961 के 100 रुपये 2026 के 9,700 रुपीज के बराबर है। आप समझ लीजिए क्या हाल हो रहा है। अगर आपके पैसे इसे ही रहे, एफडी में आपने 10 लाख रखे, 10 लाख ही रहे, तो वैसे वर्षा भी सही है, आपके 10,000 के 100 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 100 टाइम घाटा हो जाएगा। तो आपने जो 10 लाख वैसे ही रख छोड़े हैं, उसके 10,000 हो जाएंगे। यार, क्या तैयार है आप इसके लिए? टैक्स कितना लगता है वो देखना पड़ेगा, मुद्रास्फीति, महंगाई कितनी है वो देखना पड़ेगा, पैसा कितना सुरक्षित है वो भी देखना पड़ेगा। बैंक फिक्स डिपॉजिट की बात करें हम, तो भारत में करोड़ों लोग आज भी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में। ये एक लोकप्रिय विकल्प है, उसमें ना नहीं। क्यों? क्योंकि यह सरल है।
आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, अवधि चुनते हैं और मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं। फायदे के फायदे आपको दिखाई देंगे। सरल तरीका, समझने में आसान, निश्चित ब्याज दर और प्राइस वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट नील। आप अलग अलग टेनर के लिए भी पैसे रख सकते हैं। मान लो कि आपको 10 लाख फिक्स डिपॉजिट में रखने हैं, तो 5 लाख आप 15 साल के लिए रख सकते हैं। उसमें से बाकी रहे जो 5 लाख, उसमें से 2 लाख 10 साल के लिए रख सकते हैं और बाकी के 3 लाख 5 साल के लिए रख सकते हैं। सूद में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, मगर आपके पास किसी भी अवसर पे लिक्विडिटी, अगर एफडी तोड़नी पड़ी तो घाटा कम होगा। और अलग अलग बैंकों में आप पैसे रखते हैं तो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के अनुसार 5 लाख तक की आपकी डिपॉजिट है और न करे खुदा न खास्ता अगर बैंक फेल हो गया तो आपके 5 लाख तक के पैसे सुरक्षित है। इसीलिए आपके पास अगर ज्यादा पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखने के लिए हैं तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि 2 या 3 बैंक चुनिए जिससे आपका रिस्क स्प्रेड हो जाए। मैं नहीं कहना चाहता कि आपका बैंक घाटे में जाएगा, मगर जा सकता है, कोई भी बैंक घाटे में जा सकता है। उसमें गवर्नमेंट की नीतियां भी जिम्मेदार होती हैं। उन्होंने कोई डेट किए, बैड डेट हो गए, वो भी जिम्मेवार होते हैं। मगर उस समय अगर आपने 5 करके 5 बैंक में 25 लाख रुपए रखे तो एक बैंक में आप शायद मुश्किल में आ सकते हैं, बाकी के बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 लाख का जो भी डिपॉजिट इंश्योरेंस अगर बैंक ने लिया है उसके तहत जो भी कार्रवाई होनी होगी, जो भी मिलना है मिलेगा, बाकी के पैसे तो बचे हैं आपके। अब आते हैं टैक्स की बात पर। एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो टैक्सेबल इनकम में जान लिए। पहली बात, आपने फिक्स डिपॉजिट रखी और उससे जो आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो आपकी आय है और आपकी आय के साथ वो जुड़ता है। और जिस आय के स्लैब में आप हैं उसके मुताबिक उस पर इनकम टैक्स लगेगा। अगर आप नहीं हैं, खैर अच्छी बात है, अच्छी बात है क्योंकि आप इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं। मगर नहीं है उसका मतलब ये भी हुआ कि आपके पास पैसे नहीं है उतने जितने और लोगों के पास है। दूसरी समस्या है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, और तीसरी है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। आज आपने बैंक में रखे 5 लाख 5 साल की मुद्दत के लिए, तब बैंक का सूद चल रहा है 12%। 5 साल के बाद जब आप पुनः निवेश करना चाहते हैं तो बैंक ने रेट घटा दिए हैं। वो अगर 7% कर दिया तो आपको 7% पे रोकना पड़ेगा। तो ये रीइन्वेस्टमेंट रिस्क के 3 चीजें आपको समझनी चाहिए। एक, टैक्स की लागत कितनी भरनी होगी। दूसरा, महंगाई की वजह से क्या कमी होगी। और तीसरा, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। जब आपकी मैच्योरिटी हो जाए और फिर से आप इन्वेस्ट करना चाहे, तब अगर रेट्स बदल गए हैं और बैंक के रेट एक जमाने में 18% हुआ करते थे, वहां से कम होते होते आज 7% तक आ गए। कुछ ही साल पहले 5 साल में दुगुने होते थे पैसे, आज 7 साल में होते हैं। तो ये रिस्क 4 आपको समझ में आने चाहिए। आज आपको मान लो 7.5% मिल रहा है, लेकिन कुछ वर्षों बाद एफडी मैच्योर करने पे आप री इन्वेस्ट करने वही बैंक में जाए तो बैंक बोले कि नहीं, अब हमारे रेट घट गए, अब हम 5.5% देते हैं, तो आपको 5.5% पे देना होगा।
ऐसा नहीं कि मेरी एफडी वहां पड़ी थी आपके पास और 5 साल के बाद वो मैच्योर होती है, आप खत लिख के दे दे कि मुझे 5 साल की मैच्योरिटी में 10 साल की इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और उस पर आप वही आपके जो दर है 7.5% बनाए रखे, नहीं होगा। वो मैच्योरिटी की डेट के बाद रिन्यू करनी होगी और जब आप रिन्यू करे जाएंगे तब अगर ब्याज के दर घटे हुए हैं तो आपको घटे हुए दर से ब्याज मिलेगा। और याद रखें, बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस की एक सीमा है, 5 लाख है आजकल बैंक में जो भी डिपॉजिट है किसी की भी 5 लाख तक वो सुरक्षित है, उसका इंश्योरेंस है। इसीलिए बड़ी राशि एक ही बैंक में रखने से पहले बैंक रिस्क और डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत क्या रकम सुरक्षित है वो भी आप जान लीजिए। अब आते हैं पोस्ट ऑफिस और स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर। इनमें प्रमुख है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। तीसरा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, एससीएसएस। और चौथा है मंथली इनकम अमाउंट। उनका उद्देश्य लंबे समय की डिसिप्लिन सेविंग्स और रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न प्रदान करना है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक निर्धारित अवधि के लिए फिक्स्ड इनकम चाहने वाले निवेशकों के लिए उपयोगी हो सकता है। इसमें कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है और कुछ परिस्थितियों में सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, जो महत्वपूर्ण प्राप्ति है। लेकिन टैक्स के कायदे बदल भी सकते हैं। कल उसके न्याय मंत्री हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा पार्लियामेंट में अपने बजट पेश करते हुए कहे कि अभी अब तक हम जो रियायतें 80C के तहत देते थे, लगता है उससे कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा निवेशकों को, तो हम ये रियायतें वापस कर लेते हैं। अब कोई रियायत 80C के तहत नहीं मिलेगी, तो आपको भी नहीं मिलेगी, जो लोग बैंक में रख के बैठे उनको भी नहीं मिलेगी। पीपीएफ की अवधि लंबी है। पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इसकी मैच्योरिटी लंबी होती है और इसका सबसे बड़ा फायदा है लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग। लेकिन लिक्विडिटी सीमित है, आप तुरंत उसको तोड़ने जाओ मुश्किल पड़ेगी और विड्रॉल रूल्स लागू होते हैं। लेकिन पीपीएफ को इमरजेंसी फंड समझना सही नहीं है। तीसरा प्रकार है सीनियर सिटीजन्स के लिए फिक्स्ड इनकम। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है सैलरी बंद होने के बाद नियमित इनकम कैसे पाएं। यही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS महत्वपूर्ण हो सकती है। यह सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है, स्मॉल सेविंग स्कीम है और इसमें निर्धारित टेन्योर तथा इंटरेस्ट पे आउट की व्यवस्था होती है। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट है और विड्रॉल रूल्स है और इंटरेस्ट टैक्सेबल हो सकता है। इसीलिए रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में केवल SCSS पर निर्भर रहने का मैं सलाह नहीं देता। इसके बजाय आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, FD, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और आय के दूसरे साधनों पर निर्भर रहिए। एक मिक्स होना चाहिए। जैसे आपको आपकी थाली जब परोसे जाती है तब सब्जी भी होती है, दाल भी होती है, रोटी भी होती है, चावल भी होता है, पापड़ भी होता है, अचार भी होता है, ये सब आपकी थाली में होना चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बात करें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें
तो सरकार अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए बाजार से पैसा जुटाती है और उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करती है। इनमें ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स शामिल है। When I say government here, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका सबसे बड़ा आकर्षण है सॉवरेन क्रेडिट रिस्क बहुत कम, कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, क्रेडिट रिस्क कम है इसका मतलब प्राइस रिस्क शून्य नहीं है। अगर बाजार में सूद के दर बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो पुराने बॉन्ड्स की मार्केट प्राइस गिरती है, क्योंकि बॉन्ड से ज्यादा और स्रोत से इंटरेस्ट मिलता है, तो लोग बॉन्ड बेच डालेंगे और वहां चले जाएंगे। जब आप बिकाऊ हैं तब आप अपना भाव तय नहीं कर सकते, यानी डिस्काउंटिंग होगा, तो वहां घाटा हो सकता है। उदाहरण स्वरूप 7% का बॉन्ड खरीदा और बाद में बाजार में नए बॉन्ड 8% देने लगे, तो आप 7% का बेच के पैसे 8% में ट्रांसफर करना चाहोगे और तब आपको 100 रुपए के सामने 100 रुपए नहीं मिले। बाजार तो अपने आप को डिस्काउंट कर ही लेता है, आप करो ना करो। तो आपका पुराना 7% जो बॉन्ड था वो कम आकर्षक हो जाएगा और उसकी मार्केट प्राइस भी घट सकती है। इसीलिए बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखने और मैच्योरिटी से पहले बेचने का परिणाम अलग अलग हो सकता है और आपको मार्केट फोर्सेस से अवगत रहना चाहिए। पांचवा मुद्दा है आरबीआई से जुड़े और गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स। फिक्स्ड इनकम में आरबीआई और गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद है। ये विकल्प है सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो आरबीआई से जुड़े और गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं। उनका उद्देश्य ऐसे निवेशकों को विकल्प देना है जिनकी प्राथमिकता कैपिटल प्रिजर्वेशन है और प्रिडिक्टेबल इनकम है। लेकिन केवल इंटरेस्ट रेट देकर निवेश न करें। देखिए टेनर क्या है, 10 साल 15 साल, क्या टेनर। बाजार में इसकी क्रय विक्रय कितनी होती है, टर्नओवर कितना होता है। नहीं तो आप बेचने जाएंगे, बिकेंगे नहीं, आपको पैसे की जरूरत है। अगर क्रय विक्रय नहीं होता, टर्नओवर ही नहीं है, तो नहीं बिकेंगे, या बिकेंगे तो बहुत डिस्काउंट पे बिकेंगे। टैक्सेशन क्या लगेगा आपको, प्रीमेच्योर एग्जिट संभव है या नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह आपके फाइनेंशियल गोल से मेल खाता है। छठा इंस्ट्रूमेंट है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये एक ऐसा विकल्प है जहां रिटर्न कुछ मामलों में ज्यादा हो सकता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपनियां भी बॉन्ड्स के जरिए पैसे जुटाती और निवेशक को निर्धारित ब्याज देने का वादा करती है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्यों ज्यादा यील्ड होती है, क्योंकि अपने अपने लिक्विडिटी नीड्स के लिए बॉन्ड लेके आते हैं, और अगर वो थोड़ा ज्यादा न दे तो सिक्योरिटी इसमें कम होती है, तो इस सरकारी या सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के लोग आएंगे उसके पास। मगर एक बात ख्याल में रखिए कि अगर कंपनी अच्छी है, उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है बैलेंस है, कोई ज्यादा उस पे बोझ नहीं है, कोई बकाया नहीं है किसी का, प्रोडक्ट अच्छी है और आने वाले समय में प्रोडक्ट के लिए अच्छे स्कोप है, मुनाफा है, तो ये कंपनी के बॉन्ड में आप सावधानी रख के अपना निवेश कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं। कंपनियां भी बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाती है और निवेशक को निर्धारित ब्याज देने का वादा करती है। लेकिन यहां
एक जोखिम है, जो क्रेडिट रिस्क आप बोल सकते हैं। अगर कंपनी फाइनेंशियल संकट में आती है, जिसके बॉन्ड अपने भरे हैं, तो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रिपेमेंट में समस्या हो सकती है, क्योंकि बाकी के सब जो भी बकाया होगा चुका के फिर आपका भरा है। इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते समय सिर्फ इंटरेस्ट रेट ना देखें, कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, डेट बर्डन क्या है, कैश फ्लो कैसा है, कंपनी अपना धंधा सुचारू रूप से चलाती है नहीं चलाती, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वगैरह चीजें भी आपको देखनी चाहिए। एक और चीज आपको देखनी चाहिए, वो क्रेडिट रेटिंग। बॉन्ड सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, रिपेमेंट कैपेसिटी कंपनी की है या नहीं, ये सब बातें ठीक है, मगर जो क्रेडिट रेटिंग है कंपनी का, वो कंपनी पे कितना कर्ज है और कंपनी की वो कर्ज वहन करने की क्षमता, कर्ज सर्विस करने की क्षमता कितनी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो क्रिसिल या कोई अन्य गणना पात्र फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या वैल्यूअर से अगर इनका वैल्यूएशन किया गया है, मैं मानता हूं कि वो एक बहुत उपकारक प्रसिद्धि आपके हाथ में आती है। मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने की ना नहीं कहता, कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, मगर कंपनी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, टर्नओवर अच्छा होना चाहिए, और शेयर बाजार में इसके बॉन्ड्स का जो ट्रेडिंग है वो चलता रहना चाहिए। 7वें नंबर पे आता है डेट म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। बहुत लोग इन्हें एफडी समझते हैं, नहीं, ये एफडी नहीं है, ये एफडी से भी कुछ अलग चीज है। डेट म्यूचुअल फंड क्या है? वो अलग अलग लोगों से पैसा लेते हैं और जो कितनी उनके पास बनती है वो खुद निवेश करते हैं अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट में, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग तरीकों के, और उससे जो पैसा मिलता है उससे जो इनके फॉलोअर्स हैं, तो फॉलोअर्स को भी राहत है और साख भी जमती है कंपनी। तो डेट म्यूचुअल फंड की बहुत से लोग जो एफडी समझते हैं वो समझ गलत है, दोनों अलग है। डेट म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अलग अलग बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश दे सकता है। निवेश कैसे करता है और सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये जो मैंने जैसे पहले बताया डेट म्यूचुअल फंड में, कि आपके पैसे एक किटी में जाते हैं और फिर थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, वैसे पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि डाइवर्सिफाइड हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट, और बिकॉज ऑफ दैट एक जोखिम जो होना चाहिए एक सिंगुलर इन्वेस्टमेंट, उसकी एक हद तक इंश्योरेंस आ जाती है। दूसरा फायदा है लिक्विडिटी। ये बॉन्ड्स मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं, लेकिन इसमें मार्केट रिस्क है। मार्केट हमेशा कहीं ना कहीं अपने जो निवेशक हैं बॉन्ड में उसकी चिंता करता रहता है। ये चिंता करने के बावजूद भी अगर पूरा बाजार ही बैठ गया, जहां जहां इन्होंने निवेश किया था सब इंस्ट्रूमेंट्स डल चल रहे हैं, तो मैं कहूंगा चलने दो, टेम्पररी फिनोमिना है। अगर आपने जिसमें निवेश किया है वो कंपनियां अच्छी है, इसमें तो डेट इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट, कंपनी अच्छी है तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। डेट म्यूचुअल फंड
एफडी नहीं है, म्यूचुअल फंड यानी अरस परस मदद के लिए खड़ा गया एक फंड किटी है। इसीलिए पुरानी टैक्स सेविंग सैलरी रिगार्डिंग दैट वो टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजी देखकर आज निवेश न करें। वर्तमान में टैक्स रूल्स से लेकर कंपनी का पूरा एक्सरे आपके सामने होना चाहिए। अगर बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, शेयर में भी होना चाहिए। फिर टैक्स फ्री बॉन्ड्स और अन्य विकल्प। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेक्टर फाइनेंसिंग से जुड़े टैक्स फ्री बॉन्ड्स और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। विशेषकर हाई टैक्स ब्रैकेट में टैक्स फ्री इंटरेस्ट आकर्षक हो सकता है। एक बात और भी समझ लीजिए कि टैक्स फ्री का मतलब ये नहीं होता है, कतई नहीं होता कि हर व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। मैंने सिर्फ चौकन्ने रहने की बात कही है। रिस्क जहां है, रिटर्न तो होता ही है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट की तुलना हमेशा आफ्टर टैक्स रिटर्न आपको क्या मिलता है, इन्फ्लेशन के बाद आपके पास क्या बचता है, ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पहले आपकी नेट इनकम क्या हो सकती है और फिर वो इंस्ट्रूमेंट लाने वाली कंपनियां देखें और कंपनियों का अभ्यास करके फिर इन्वेस्ट करें। समझ में आया आपको? तो आफ्टर टैक्स रिटर्न आपका सही रहेगा। सबसे ज्यादा खतरा क्या है? सबसे ज्यादा खतरा ये है मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन न दिन में सोता है न रात में सोता है, न कोई छुट्टी लेता है। वो 367 डेज बाय 24 आवर्स अपना काम करता रहता है। मान लीजिए आप आज आपके पास 10 लाख है, 7% पर निवेश रखते हैं, 5वें साल आपकी रकम बढ़ेगी, स्वाभाविक है। इसी दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कीमत भी बढ़ेगी, वो थोड़ी चुप बैठेगी। इसलिए असली सवाल यह नहीं है मेरे पास कितने पैसे बढ़े, बल्कि मेरी परचेजिंग पावर कितनी बढ़ी, वो आपका सवाल होना चाहिए। अगर आपके पास, जैसे मैंने उदाहरण कहा था आपको कि 1961 में 100 रुपये होते तो आज के 9,700 रुपीज के बराबर है। इसीलिए किसी से भी अभिभूत होकर इन्वेस्टमेंट ना करें। रियल रिटर्न कितना है, मेरी परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए मैं एक इक्वेशन पे पहुंचा हूं। बिल्कुल सरल है। रियल रिटर्न आपको सही महीने में कितना मिलता है, तो वो निकालना है। तो नॉमिनल रिटर्न यानी 7%, 7.5%, 8% जो भी है, माइनस इन्फ्लेशन यानी जो 3, 3.5, 4% है, तो 4% बचे आपके, वो रियल रिटर्न है आपका। मगर वो आय जाएगी आपकी दूसरी आय के साथ क्लब होगी। उस पे जो आपका टैक्स ब्रैकेट है, अगर आप 40% टैक्स ब्रैकेट में है और ये आय आप में आती है, तो उस पे भी 40% टैक्स लगेगा। सो इसके बाद आपके पास क्या बचता है, उसकी चिंता करें। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सिर्फ 7% या 8% रिटर्न देखकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यह देखना चाहिए कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट महंगाई को हरा रहा है, क्या आपको महंगाई के सामने
वो रक्षक पुरवार हो रहा है, तभी ठीक है। फिक्स इनकम में निवेश कैसे करें, आखिरी प्रश्न ये उठता है। अब सबसे महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया, आपकी उम्र इनकम टैक्स की जो स्लैब है 30% में हो, 40% में हो, 70% में हो, क्या स्लैब है आपकी, रिस्क टॉलरेंस, आप कितना जोखिम ले सकते हैं, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल गोल्स क्या है। तो ये मेरे ख्याल से मोटे मोटे तौर पे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात हुई। एक बात क्या रखें, आपकी उम्र क्या है। अगर आप 50 से ऊपर की उम्र के हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान दें और आने वाली जरूरतों का एक मोटा मोटा अंदाज निकालें। 50 के ऊपर अगर आपकी आयु है तो मैं कंपलसरी ये कहूंगा कि 20% उसका आपका निवेश सोना, 20% में सोना, 60%, यानी 12% सोना, 8% चांदी, इस तरह आप बांट सकते हैं, रिस्क बढ़ जाएगा, एवरेज ठीक हो जाएगी। रिटायरमेंट या नियमित कैश फ्लो के लिए एफडी, एससी, और अन्य सुटेबल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, मगर मैं ये कॉम्बिनेशन को कतई रिटर्न, एक अकेला रिटर्न गिनने में इसको तवज्जो नहीं देता। इसके और भी पहलू हैं जो मैंने आपसे निवेदित किए हैं, वो आपको देखने चाहिए। चौथा जो है सोर्स, वो डाइवर्सिफिकेशन है। पांचवा टैक्स इन्फ्लेशन, टैक्स में भी मुद्रास्फीति होती है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए, सबसे महत्वपूर्ण, उनके पूरे पोर्टफोलियो को फिक्स्ड इनकम में बंद कर देना सही नहीं है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लंबी अवधि में इक्विटी जैसे ग्रोथ असेट्स वेल्थ क्रिएशन और इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सवाल यह है कि आप कैसे कंपनी पसंद करते हैं। कंपनी पसंद करते समय कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, उसका भविष्य क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, मैनेजमेंट क्या है उसके पीछे, और इसके बाद बाजार आने में, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अगर कंपनी पसंद करते हैं तो ठीक ही रहेगा। दो इंस्ट्रूमेंट टैक्स के बारे में समान ना हो, ये भी हो सकता है, हम याद रखेंगे। दोस्तों, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि मेरा पैसा कहाँ लगाओ। सही सवाल है, मेरा पैसा सुरक्षित भी रहे, नियमित इनकम भी दे, टैक्स से ज्यादा उचित रिटर्न भी दे और महंगाई को भी मात दे, ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाओ। क्या करूं, वो आपको सोचना चाहिए। देखिए, आपका जो एडवाइजर है वो सलाह दे सकता है, आपका एडवाइजर आप नहीं बन सकता। तो ओवर डिपेंडेंस ऑन समबडी आल्सो इज डेंजरस। एफडी अच्छी है, पीपीएफ उपयोगी है, एनएससी उपयोगी हो सकती है, एससी, एसएस सीनियर सिटीजन के लिए महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कैपिटल सेफ्टी दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ज्यादा यील्ड दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा यील्ड ज्यादा क्रेडिट रिस्क, ये बात ख्याल में रखिए। डेट म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन की वजह से शायद आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सके, सलामती दे सके। इसलिए कोई एक तरीका दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बात आप ख्याल में रखिए।
So don't put all your eggs in one basket. सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वही है जो आपके गोल, टाइम होराइजन, रिस्क और लिक्विडिटी की जरूरत से तालमेल करे। यानी सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो है जो मुझे कंपैरेटिवली अच्छा रिटर्न दे, मुझे जरूरत पड़ने पे वो पैसे उपलब्ध हो। ये ऐसे पैसे ना हो कि जिसमें भाव में उतार आने की संभावना हो। पहले शुरुआत के 6 हफ्ते सूद के इंटरेस्ट के 15% की वजह गिनकर आपके पास चेक आ गए तो आपके दोस्त को ये मत बोलना कि इसमें करो। पहला प्रश्न आपको होना चाहिए कि ज्यादा क्यों दे रहा है, वाई इज यूजिंग हाई कॉस्ट मनी फॉर हिज ऑपरेशंस। मगर हम तो ब्याज को देते हैं, फिर जब सब डूब जाता है तब रोते हैं। पैसा कमाना दोस्तों जितना महत्वपूर्ण है, पैसा बचाना उससे भी महत्वपूर्ण है। और पैसे की परचेजिंग पावर से भी आपकी करेंसी को आप नहीं बचा सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कुछ और छूट गया है तो आप बताइए, अगले हफ्ते में कवर कर लेंगे। मगर जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके सामने रखते हैं वो काफी रिसर्च के बाद तैयार होती है। ये पॉलिटिकल जो जुमलाबाजी नहीं है, इसमें जुमलाबाजी नहीं चलती। तो ये अगर कोई चैनल आपके लिए मेहनत करके तैयार करता है तो आप कम से कम सदाबहार को सब्सक्राइब करो, इतनी अपेक्षा रखना तो वाजिब है ना। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। और एक बात समझ जाए, खबरदार वो हमारी दूसरी चैनल जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप खबरदार पे वो उनके प्रोग्राम देख सकोगे। और रियल डिबेट चैनल जो है वो जब किसी को कोई सर्व करे, मिल जाए, तो खबरदार पे आई हुई इनकम भी, खबरदार पे आई हुई इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। तो ये म्यूचुअल बेनिफिशियरी है। देखिए आप, आपको क्या मंजूर है। मगर खबरदार को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। और आपके दोस्तों को, विदेशियों को ये सलाह दें कि एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आने वाले समय में ग्रोथ के लिए जो इंस्ट्रूमेंट अच्छा है उसे आप पसंद करिए। तो बस आज इतना ही। आगे चलकर हम बात करेंगे और मुद्दों पे। एनर्जी सिक्योरिटी की बात भी हो सकती है और मुद्दों की बात भी हो सकती है। और आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास, आप देख रहे थे खबरदार। धन्यवाद।